हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यू सीआरई एग्जाम और नॉट सेट के लिए, उस सीरीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कुछ स्टूडेंट का बोलना है कि सर हम इतने कम समय में कैसे पढ़ाई करें, समय भी बहुत कम रह गया है। सीआरई का एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाला है और नॉट सेट भी आने वाला है और आरआरबी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कैसे करें, और उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ इस टाइम हमें क्या करना है और कैसे पढ़ना है। आपके पास जो भी नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग के नोट्स हैं, उसको कैसे पढ़ना है। आपको क्या डेली 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे जैसे भी आपको टाइम मिलता है, आपको डेली रिवीजन करना है नोट्स का। और कैसे करना है, आपने देखा होगा नोट सेट में कुछ लास्ट ईयर से जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट में। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड जितने भी टॉपिक है उनको हमें क्या डेली रिवीजन करना है। जैसे कैथेटर की साइज हो गया, ईटीटी जो एंडोटेकल ट्यूब की साइज हो गया, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का साइज हो गया। ये क्या, इसमें से हमेशा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो अगर ऐसे जो टॉपिक है उनको हम डेली रिवीजन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे माइंड में जो भी साइज वगैरह, जो भी कैथेटर का जो भी साइज है, ईटी का टीटी का, तो एक माइंड में क्या सही रहेगा। तो हमें क्या रिवीजन ऐसे टॉपिकों का करना है जो हमें कन्फ्यूजन करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्या करना है, आपको इस टाइम क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। थोड़ी 1 से 2 घंटा पढ़ने से इनफ है, इससे काम हो जाएगा। डेली अगर 2 से 3 घंटा भी रिवीजन करोगे तो जो तक एग्जाम आएगा आरआरबी का या नॉट सेट का, तब तक आप बहुत अच्छे से अपनी जो थोड़ी है नोट्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी जो टाइम है उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस टाइम क्यों करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, इससे क्या होगा, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो भी क्या है, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्लियर होता जाएगा। थ्योरी भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस जितना करोगे आपका थ्योरी पोर्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है और कैसे करना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, यूँ तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, PR यादव, प्रीति अग्रवाल, मौजवी, बहुत सारे बुक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के लिए। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। जो PR यादव बुक है आपने देखा होगा, बहुत अच्छा बुक है वो। उसमें बेसिक भी है और आपने देखा होगा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे उसमें से, उसमें जितने भी एग्जाम है, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उसमें दिया हुआ है प्रीवियस पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे PR यादव में देखने को मिलेंगे आपको। उसमें से क्या करना है आपको, अगर आपको PR यादव बुक का बेसिक अगर क्लियर करना है अपना, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एग्जाम में थ्योरी बेस या प्रैक्टिकल बेस मैक्सिमम 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले। उसमें बेसिक भी पूछे जाते हैं, जो नॉट सेट का प्री रहता है और आरआरबी का भी होता है, उसमें बेसिक देखने को मिलेगा। और बेसिक हमको कहाँ से कवर करना है, PR यादव से। बहुत अच्छा बुक है PR यादव, उसमें बहुत अच्छा बेसिक दिया हुआ है। आप उसको अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा PR यादव में। तो उसको आपको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए क्या करना है, अगर आप डेली के 100 या 200 क्वेश्चन भी कर रहे हो, मैक्सिमम इस टाइम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहिए, 500 प्लस करना चाहिए। बट अगर आप, मैं सपोज मानते हो आप 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो उसको कैसे करना है सॉल्व और किस तरीके से PR यादव को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है उसके लिए, अगर आप 100 MCQ भी कर रहे हो डेली का, तो उसमें से क्या करना है आपको, इतना बेसिक है आपको पढ़ते पढ़ते इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर 100 क्वेश्चन भी आप कर रहे हो डेली के, उसमें से कम 50-60 तक क्वेश्चन आपको आते आते होंगे। 100 क्वेश्चन आप डेली के कर रहे हो तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन आपको आते ही होंगे उसमें से, इतना तो मुझे पता है। बाकी का जो रह गया 30 से 40% जो भी क्वेश्चन रह गए 100 में से, उसको कैसे पढ़ना है आपको। उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है 100 में से, अगर मान के चलो 60 से 70 क्वेश्चन आपको आ गए, बचे 30 क्वेश्चन, तो आपको 30 क्वेश्चन का क्या करना है, उसको अलग से की पॉइंट बना के अपने नोट्स में लिखना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अगर जैसे ही आप 30 क्वेश्चनों को अपने नोट्स में अलग से बना के रखोगे, तो उसको की पॉइंट बना के रखोगे, तो आपको क्या है, वीक में 1-2 बार जब भी टाइम मिलता है चलते चलते उन की पॉइंट्स को रिवीजन करना है। उससे क्या होगा, आपको PR यादव पढ़ने का दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जो आपको क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना, तो वो क्या है, आने वाले टाइम पे वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे, वो तब भी सही करोगे आप।
अगर आज आपको एक 50 से 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आगे अगर आप उसको पी आर यादव को देखोगे भी नहीं तब भी आप उन क्वेश्चनों को सही करोगे, क्योंकि आप थोड़ी भी तो साथ में कवर कर रहे हो, थोड़ी भी तो पढ़ रहे हो, उससे भी तो आपका बेस क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो भी 30 क्वेश्चन का आपने की पॉइंट बनाया है उस तरीके जो की पॉइंट आप डेली उसको भी रिवीजन कर रहे हो, उससे क्या होगा, जो भी 100 क्वेश्चन किए आपने वो सारे 100 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। मतलब जो 100 क्वेश्चन थे वो तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो तो आपने की पॉइंट बना के डेली रिवीजन के लिए लिखे हुए हैं नोट्स में, आप उसको वीक में 1-2 बार देख ही रहे हैं। और जो आपने 50 से 60 क्वेश्चन आ रहे थे वो तो आपको हमेशा आएंगे ही, आप चाहे याद उठा के देखो या मत देखो, वो तो आप बिल्कुल सही करके आओगे ही सही। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है। इस तरीके से क्या होगा, पी आर यादव को के जो की पॉइंट्स हैं, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको क्या की पॉइंट बना के लिखना है नोट्स में, उनको रिवीजन करना है, जिससे क्या होगा वो रिवीजन होता रहेगा और जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो हमेशा आएंगे ही सही। उस तरीके से पी आर यादव को आपको बार बार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम जल्दी भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और जल्दी भी पी आर यादव को ख़त्म कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, जो एनक्लेक्स है, जो एनक्लेक्स सौंदर्य जो एनक्लेक्स है उसको भी ऐसे ही पढ़ना है, वो भी बहुत अच्छा बुक है। उसमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उस बुक में से, इतना अच्छा बुक है। तो उसके लिए भी यही फॉलो करना है आपको, डेली से डेली मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे को याद नहीं होता और मेरे को नहीं आ रहा, उसको की पॉइंट्स बना के अपने नोट्स में लिखना है और उन नोट्स को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, आप बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं की पॉइंट्स हैं वही काम आने वाले हैं एंड टाइम पे, और ये टाइम वही टाइम है जो आपको की पॉइंट्स बनाने के लिए रहना चाहिए, मतलब की पॉइंट बनाना चाहिए, राइट। तो क्या कैसे करना है, बस मैं 2 बुक्स का दूंगा प्रीफर अभी तो, क्योंकि ये 2 बुक्स बहुत अच्छा बुक है, इसी से बाहर मेरे को नहीं लगता आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास कोचिंग के नोट्स होंगे ही सही। बाकी का पी आर यादव के जो बुक हैं वो एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं, बाकी एनक्लेक्स भी बहुत अच्छा है, और एक्स्ट्रा के लिए यूट्यूब से आप देख सकते हो एमसीक्यू। हमारा जो सीरीज चल रहा है रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज, बहुत अच्छा सीरीज है, आपको ज़रूर इसमें से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। आइए अब आपको समझ में आया होगा कि कम समय में कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए। तो इस सीरीज के बारे में बात करते हैं अब। तो इस सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ थायराइड, रिमूवल ऑफ द थायराइड इमीडिएटली पोस्ट ऑफ द नर्सहुड। तो क्वेश्चन क्या है, नर्स केयर कर रही है कौन से क्लाइंट का जिसका थायराइड रिमूव हुआ है, तो इमीडिएटली पोस्ट ऑफ केयर क्या होगा। ऑप्शन ए, मेंटेन द क्लाइंट सेमी फॉरवर्ड पोजीशन with the head and neck support by pillow. Option B, encourage the client to turn her head side to side to promote the drainage of oral secretions. Option C, maintain the client in supine position with the sandbag placed on either side of the head and neck. Option D, encourage the client to cough and breathe deeply every 2 hours with the neck in flex position. तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर नर्स है वो क्या कर रही है, एज ए नर्स अगर आप केयर कर रहे हो पोस्ट ऑफ थायराइड, जो थायराइड रिमूव हो गया है, तो उसके लिए पोस्ट ऑफ जो केयर होगी इमीडिएटली वो क्या होगी, तो इसके लिए जो केयर होगी वो क्या होगी, पेशेंट इनके लिए जो नर्स करेगा वो क्या करेगा, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में, उसका जो पोजीशन होगा वो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में होगा, हेड नेक सपोर्ट बाय द पिलो, और उसका जो पिलो हेड और नेक है उसको सपोर्ट करेंगे पिलो से। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, जो एस्पिरेशन के भी चांस कम रहेंगे। तो इस पोजीशन के लिए आफ्टर रिमूवल थायराइड के बाद जो पोस्ट ऑफ इमीडिएटली जो केयर करना चाहिए, क्या पोजीशन होना चाहिए, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, मेंटेन द क्लाइंट क्या करेगा, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन मेंटेन करेगा विद द हेड एंड नेक सपोर्ट बाय द पिलो। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन विद द हेड एंड नेक सपोर्ट बाय द पिलो। जो थायराइडोटॉमी होता है उसके जो पोजीशन होना चाहिए पेशेंट का वो कैसा होना चाहिए, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। डिक्रीज द स्वेलिंग को कम करने के लिए एंड शुड बी प्लेस प्रेशर ऑन द एयरवे, और एयरवे पे प्रेशर ना हो, इसकी वजह से क्या, और एस्पिरेशन की भी कंडीशन ना हो, तो इसलिए जो पोस्ट ऑफ जो थायराइडोटॉमी हुआ है स्वेलिंग ना हो
और एस्पिरेशनिंग कंडीशन ना हो, उसका जो एयरवे वो क्या मेंटेन बना रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पोस्ट ऑफ जो पोजीशन दी जाती है थायरॉक्टोमी में, कौन सी जाती है, सेमी पावर पोजीशन। ये किस बात की हो रही है, अडल्ट पेशेंट की बात हो रही है, अडल्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन्फेंट के अंदर, ये नॉट सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फेंट के अंदर का पोस्ट थायरॉक्टोमी जो पोजीशन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, सपाइन, सपाइन पोजीशन। ये क्वेश्चन नॉट सेट में पूछा गया था एक बार, कौन सी पोजीशन, सपाइन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अच्छा, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन भी देखते हैं। बेसिकली जो रिमेनिंग ऑप्शन है, पोजीशन इंक्रीज द चांस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसलिए बेसिकली आंसर क्या है इसका, रॉन्ग, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिजिशियन हैज ऑर्डर ड्रेसिंग विद सल्फामाइलोन क्रीम फॉर क्लाइंट विद फुल थिकनेस 1 हैंड एंड आर्म बिफोर ड्रेसिंग चेंज, नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू। क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिशियन ने क्या है, ड्रेसिंग चेंज करने के लिए बोला है, तो जो क्रीम यूज करना है वो कौन सा करना है, सल्फामाइलोन क्रीम है, सल्फामाइलोन। जो क्लाइंट क्या है, फुल थिकनेस बर्न हो रखा है हैंड एंड आर्म पे, फुल थिकनेस बर्न हो रखा है हैंड एंड आर्म पे, तो उसके जो ड्रेसिंग चेंज करना है तो कौन सी क्रीम यूज करना है, सल्फामाइलोन क्रीम यूज करना है। तो इसके लिए जो ड्रेसिंग से पहले जो प्रायोरिटी होगी नर्स की वो क्या होगी, ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन पेन मेडिकेशन, ऑप्शन बी चेकिंग द एडिक्वेसी यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी रिक्वेस्टिंग ए डेली CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, एंड ऑप्शन डी ऑप्टेन ए ब्लड ग्लूकोज बाई फिंगर स्टिक। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए जो सल्फामाइलोन जो क्रीम होती है वो क्या करती है, पेन सेशन करती है, मतलब पेन कॉज करती है, पेन सेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पेन को ट्रीट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पेन मेडिकेशन, क्या करना चाहिए, पेन मेडिकेशन पहले क्लाइंट को क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। जैसे क्या, जो सल्फोनामाइड जो क्रीम होती है वो जो पेन कॉज करती है, आफ्टर यूज करने के बाद उससे क्या होगा, उससे पहले हमें क्या करना है, पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जिससे उसको पेन ना हो पेशेंट को। तो जो हमारा एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो हमारा प्रायोरिटी होगा वो क्या होगा, इस क्रीम को यूज करने से पहले, ड्रेसिंग चेंज करने से पहले पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेन मेडिकेशन। जो सल्फोनामाइड जो क्रीम होती है क्या करती है, पेनफुल सेंसेशन करती है, टू अप्लाई टू द वन वुंड एंड रिसीव पेन मेडिकेशन बिफोर द ड्रेसिंग चेंज करने से पहले हमें क्या करना है, पेन मेडिकेशन रिसीव करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली जो भी ऑप्शन है वो क्या करती है, ड्रेसिंग चेंज नॉट वन आल्सो इनकरेक्ट, इससे रिलेटेड है ही नहीं, तो ये इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पीस ऑफ इक्विपमेंट शुड बी केप्ट ऑन क्लाइंट विद द फ्रैक्चर मैनुअल। क्या है, फ्रैक्चर मैनुअल, क्लाइंट हॉस्पिटलाइज विद द फ्रैक्चर मैनुअल इज टू बी डिस्चार्ज। तो क्लाइंट क्या है, फ्रैक्चर है, मैनुअल वाला फ्रैक्चर है, उसके लिए डिस्चार्ज के लिए जो इक्विपमेंट होना चाहिए पेशेंट के साइड में क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए वायर कटर, ऑप्शन बी ओरल एयरवे, ऑप्शन सी प्लेयर्स, एंड ऑप्शन डी क्या है, ट्रैकेस्टोमी सेट। तो जो मैंडिबल वाला फ्रैक्चर वाला जो क्लाइंट है उसके डिस्चार्ज के लिए जो उसके पास एक इक्विपमेंट रखते हैं वो कौन सा रखते हैं, वायर कटर्स, वायर कटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है। क्यों रखते हैं, क्योंकि इन कंडीशन अगर पेशेंट चॉकिंग कंडीशन होता है, एस्पिरेशन कंडीशन में होता है, तो वो क्या करता है, वायर कटर से जो भी सूचर उसको रिमूव कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पेशेंट के लिए जो इक्विपमेंट जो साइड में होना चाहिए वो क्या होना, कौन सा होना चाहिए, वायर कटर्स हमें रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लाइंट विद फ्रैक्चर मैंडिबल का होता है तो शुड कीप पेयर ऑफ वायर कटर्स विद हिम एट ऑल टाइम, रिलीज द डिवाइस इन केस ऑफ चॉकिंग और एस्पिरेशन। डिवाइस को रिमूव करने के लिए अगर कोई चॉकिंग या एस्पिरेशन कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हमें डिवाइस को रिमूव करने के लिए क्या रखना चाहिए, वायर कटर्स हमें रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। वायर प्रिवेंट द इंसर्शन ऑफ ओरल वे एंड प्लेयर्स रिएक्ट करता है, नो यूज रिलीज में वायर्स को यूज नहीं कर सकता। ट्रैकेस्टोमी साइड वी यूज ओनली लास्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन। हमें क्या, जब एयर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब हमें क्या ट्रैकेस्टोमी साइड यूज करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर डिजॉक्सिन लेक्सर टू 6 months of old
क्या 6 मंथ ओल्ड है, उसको क्या डिजोक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन करना है विद कंजेस्टेड हार्ट फेलियर। नर्स अस्कल्टेट एपिकल पल्स कितना 100 बीट पर मिनट, कितना 100 बीट पर मिनट क्या है इसका एपिकल पल्स है। तो उस टाइम नर्स क्या करेगी, अगर किसी इन्फेंट को 6 मंथ ओल्ड है, क्या है 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो डिजोक्सिन होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उस टाइम जो नर्स अस्कल्टेट कर रही है एपिकल पल्स कितना है 100। तो उसके बाद नर्स को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड हार्ट रेट है, कॉल द फिजिशियन, ऑप्शन है ऑप्शन बी रिकॉर्ड हार्ट रेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन, रीचेक द हार्ट रेट इन 15 मिनट, ऑप्शन डी होल्ड द मेडिकेशन एंड रीचेक हार्ट रेट इन 30 मिनट। फर्स्ट वन, ये डिजोक्सिन से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, तो हमने इसको डिटेल में भी देखा है। जो डिजोक्सिन ड्रग होती है वो कौन से ग्रुप की होती है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड ग्रुप की ड्रग होती है। तो इसको देने से पहले जो हमें एपिकल पल्स देखने को मिलता है, कब विड्रॉल करना होता है, अगर हमें अडल्ट की फर्स्ट में अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट में अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट अगर हमें एपिकल्स देखने को मिल रहा है, एपिकल पल्स, तो हमें क्या डिजोक्सिन को क्या करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए। विड्रॉल कब करना चाहिए, कौन सी कंडीशन में करना चाहिए डिजोक्सिन को, जब अडल्ट के अंदर 16 बीट पर मिनट से अगर एपिकल्स बीट पर मिनट से अगर एपिकल्स हमें देखने को मिल रहा है, कब 16, हमें याद रखना है 16 किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। तब हमें क्या करना चाहिए, एपिकल जो भी डिजोक्सिन रहेगा उसको विड्रॉल करना चाहिए, पेशेंट को नहीं देना चाहिए इन केस अडल्ट केस में। अब बात करते हैं चाइल्ड की, चाइल्ड अगर चाइल्ड में हमें देखने को मिल रहा है लेस देन 90 बीट पर मिनट एपिकल पल्स देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो डिजोक्सिन ड्रग होती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए। बात करते हैं इन्फेंट में अगर लेस देन 70 बीट पर मिनट हमें अगर देखने को मिल रहा है एपिकल पल्स, तो हमें क्या डिजोक्सिन विड्रॉल करना चाहिए। बट हमें क्या क्वेश्चन में 100 बीट पर मिनट मिल रहा है, मतलब क्या 70 से तो ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी डिजोक्सिन है इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, हार्ट रेट को रिकॉर्ड करते रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी रिकॉर्ड द हार्ट रेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। इसके लिए हमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है जो हार्ट रेट है, उससे हमें 70 से अगर कम देखने को मिलता है तो हम इसको क्या करते हैं, विड्रॉल कर दे। लेकिन क्या 100 बीट पर मिनट देखने को मिल रहा है तो हम इसको क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जो एपिकल पल्स होती है इसका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कब तक चेक करना होता है, फुल ए 1 मिनट 1 मिनट तक हमें इसको एपिकल पल्स को चेक करना है। ये क्वेश्चन पिछली बार नॉर्सेट में पूछा गया था, लास्ट टाइम नॉर्सेट से 5 में पूछा गया था। जो एपिकल पल्स होता है उसको हमें कब तक चेक करना होता है, 1 मिनट तक हमें उसको चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मदर ऑफ 3 ईयर ओल्ड हॉस्पिटलाइज्ड लीड पॉइजनिंग, आस्क द नर्स टू एक्सप्लेन ट्रीटमेंट फॉर हर डॉटर, नर्स एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज लीड पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद। तो हम क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 3 ईयर चाइल्ड है जो उसका लीड पॉइजनिंग है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए गैस्ट्रिक लावेज, ऑप्शन बी चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक चारकोल। जो लीड पॉइजनिंग होता है, जो हैवी मेटल होता है, उसको जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कैसे करते हैं, चिलेटिंग एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन करके। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जो भी हैवी मेटल होते हैं जैसे आयरन हो गया, उसका जो आयरन का ये भी पूछा जाता है एंटीडोट, तो क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट होता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या चिलेटिंग एजेंट यूज करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चिलेटिंग एजेंट। जो चिलेटिंग एजेंट होते हैं यू ट्रीट विद द पॉइजनिंग फ्रॉम हैवी मेटल्स सच है लीड एंड आयरन। जो भी हैवी मेटल्स होते हैं लीड एंड आयरन, वो की जो इनकी वजह से जो भी पॉइजनिंग होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, चिलेटिंग एजेंट यूज करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन है चिलेटिंग एजेंट। ए और डी जो गैस्ट्रिक लाइविज करते हैं वो कब करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल कब करते हैं, जब रिमूव और नॉन क्रोसिव पॉइजनिंग को हमें रिमूव करना होता है।
उसके लिए हमें एंटीबायोटिक चारकोल और गैस्ट्रिक लाइव यूज करना होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है, मतलब इसको वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्या ड्रग होता है। तो याद रखना, नॉन कोरोसिव जो पॉइजनिंग होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल और गैस्ट्रिक लाइव यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन 18 मंथ ओल्ड इज शेड्यूल फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर। क्या हुआ है, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, सॉरी क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर हुआ है। मतलब द यूजुअल टाइप ऑफ रेस्टेंट फॉर द क्लेफ्ट विद द चाइल्ड विद द क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। क्वेश्चन पूछा गया, 80 मंथ ओल्ड है, उसका क्या हुआ था, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर हुआ है। उसके लिए जो रेस्टेंट यूज होगा, टाइप ऑफ रेस्टेंट कौन सा होगा क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर की कंडीशन में। ऑप्शन है एल्बो रेस्टेंट, ऑप्शन बी फुल आर्म रेस्टेंट, ऑप्शन सी रेस्टेंट एंड ऑप्शन डी मम्मी रेस्टेंट। तो ये क्वेश्चन एक बार नॉर्थ सेट में ही पूछा गया था, नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्लैप पैलेट रिपेयर की कंडीशन में जो रेस्टेंट हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, एल्बो रेस्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एल्बो रेस्टेंट। मतलब लिस्ट रेस्टेंट क्या हमें ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं करना होता, कम टाइम तक के लिए यूज करना होता है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव रेस्टेंट फॉर इन्फेंट विद क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट, दोनों कंडीशन में हम यूज करते हैं। क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट जो होता है उस दोनों कंडीशन में कौन सा रेस्टेंट यूज करते हैं, एल्बो रेस्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी। क्या रेस्टेंट नॉट रेस्ट्रिक्टिव एंड अननेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट विद ग्लूकोमा एज प्रिस्क्राइब टेमोटिक या टेमलॉल आई ड्रॉप। जो टेमलॉल शुड बी यूज विद कॉशन इन क्लाइंट विद द एसटी ऑफ। जो ग्लूकोमा वाला क्लाइंट है उसमें हम कौन सी ड्रॉप यूज करें, टेमोप्टेक या टेमलॉल ड्रग यूज कर रहे हैं। जो टेमोलॉल जो ड्रग होता है, जो आई ड्रॉप होता है, उसको यूज करने से पहले हमें क्या हिस्ट्री देखना है, जिसके लिए हमें सावधान रहना है। तो क्या हिस्ट्री देखना है, ऑप्शन ए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन सी डायबिटिक मेलिटस एंड ऑप्शन डी पैनक्रियाटिस। तो कौन से हिस्ट्री में हमें इस ड्रग को यूज नहीं करना, ऑप्शन सी डायबिटिक मेलिटस। क्यों नहीं करना, जो टेमलॉल ड्रग होती है क्या बीटा ब्लॉकर होती है, क्या होती है बीटा ब्लॉकर। और हमें पता है जो बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है वो क्या करती है, हाइपोग्लाइसेमिया ग्लाइसेमिया। इसलिए डायबिटीज जो भी मेलाइटस है उसकी कंडीशन में हमें इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस। जो बीटा ब्लॉकर ग्रुप की होती है टेमलॉल ड्रग, जो क्या करती है, साइलेंट सिम्टम ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया यूज इन द कॉशन पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें सावधानी से यूज करना है डायबिटीज मेलाइटस वाले स्टेज में। अगर ऐसा क्लाइंट है तो अवॉइड ही करना होगा। तो इसलिए जो ड्रग होती है वो क्या करती है, हाइपोग्लाइसेमिया करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस। जो टेमलॉल ड्रग होती है वो क्या नॉट कॉन्ट्राइंडेड बीपीएच गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेनक्राइटिस, इसमें कॉन्ट्राइंडेड नहीं होती, इसमें हम यूज कर सकते हैं। बट हमें डायबिटीज मेलाइटिस वाले क्लाइंट में पेशेंट में हमें टेमलॉल ड्रग यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये करता है हाइपोग्लाइसेमिया करता है।